हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो अपन आज की पढ़ाई स्टार्ट करें। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो लेसन 1 ही चल रहा है। मैं इसलिए बताती हूँ ये चीज क्योंकि आप भूल ना जाओ, ठीक है, कि मैम कहाँ से क्या चीज उठा रही हैं, पकड़ रही हैं, या क्या किस तरह से आगे जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो हमारा जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैं 7th पार्ट करा रही हूँ आज आप लोगों को। हम थोड़ा सा समझ समझ के पढ़ रहे हैं, है ना। तो कोई प्रॉब्लम है तो बेटा जरूर से कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंटली कि नेक्स्ट उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को लास्ट टर्न पे यानी कि लास्ट वाले मेरे पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। मैंने ये कहा था आप लोगों से कि बच्चों देखो, मैंने ये कहा था कि क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है या प्रोटीन है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जहाँ पे फॉस्फोरस 32 को यूज किया था और सल्फर 35 को हम लोगों ने यूज किया था, वो एज अ रेडियो एक्टिव उनको लेबल्ड किया था। और लेबल्ड करने के बाद में हम लोगों ने उनके बारे में देखा था कि डीएनए जो है वो किसी भी एक इकोलाई के ऊपर आके बैक्टीरियोफेज जो है जब भी वो किसी भी इकोलाई के ऊपर आके अटैच होता है तो अपना डीएनए उसके अंदर डाल देता है, ठीक है। और जब हमने बैक्टीरिया को देखा तो हमने ये पाया कि वहां पे फॉस्फोरस हमको मिला जो रेडियो एक्टिव था। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हम लोग लेबल करने के लिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि एक्सपेरिमेंट किस दिशा में जा रहा है, हमें वो चीज लेबल करनी होती है। इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई मेरे पास तुम्हारी क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, है ना, और मेरे को ये पता है अब 40 में मैथ और बॉटनी वाले दोनों हैं, बायो वाले और मैथ वाले दोनों हैं। अब मैंने ये कहा तुम लोगों से कि जितने भी बायो वाले बच्चे हैं वो रेड कलर की एक टी शर्ट या ड्रेस पहन के आएंगे। तो मैंने तुमको लेबल कर लिया ना, यानी कि तुम 100 बच्चों में भी अलग से पहचान में आओ कि हाँ भाई ये रेड वाले जो हैं ये बायो के बच्चे हैं। समझ में आ रही मेरी बात। तो बेटा यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लेबल्ड करना किसी चीज को। चलिए आगे हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। फ्रैंकलिन ने, मॉसन ने, रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1952 के अंदर एग्जैक्टली उन्होंने एक्सरे डिफ्रेंशिएशन किया था और उन्होंने हमें ये बताया था कि भाई डीएनए जैसी कोई संरचना होती है और डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है और किस तरह से डीएनए मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसके बारे में बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वॉटसन एंड क्रिक ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। सही में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक मॉडल बनाया था कि भाई डीएनए जो है वो ऐसा होता होगा। समझ में आ रही मेरी बात कि उन्होंने ये कहा कि भाई डीएनए जो है वो कुछ कुछ इस तरह से होता होगा और उन्होंने स्ट्रक्चर बताई डीएनए की। समझना है इस चीज को। उन्होंने ये कहा था कि डीएनए इस फॉर्म में प्रेजेंट होता होगा, यानी कि इस तरह से डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता होगा। इसका एक एंड जो है वो 5' और दूसरा एंड जो होगा वो 3'। ये जो होगा ये आपका 5' एंड और दूसरा जो होगा वो 3' एंड होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? नाइट्रोजन बेस पेयर्स। नाइट्रोजन बेस पेयर्स आप लोग जानते हो ना बेटा? ओके, नाइट्रोजन बेस पेयर्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। ए हमेशा बाइंड करता है टी के साथ में और जी जो है वो हमेशा बाइंड करता है सी के साथ में। कभी अगर आप लोगों ने बायोटेक पढ़ी हो तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना कि इसका बॉन्ड जो होता है नेचुरली ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। सो बेसिकली यहाँ पे इनको मोटा मोटा डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने दो चीजों के अंदर। अगर हम बात करें तो एक होता है आपके प्यूरिन और एक होते हैं आपके पिरामिडेज, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये डीएनए की एक स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने हम लोगों को समझाई थी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे लगभग 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है, 10 के आसपास होती है। एक ग्रूव्स होते हैं जिसको हम मेजर ग्रूव या माइनर ग्रूव्स बोलते हैं। चलिए इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल पढ़ने के लिए मैंने कहा था। तो मैंने क्या कहा आप लोगों से कि प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एडेनिन और गुआनिन, ये क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। सेकंड जो होते हैं इनको हम पिरिमिडिन बोलते हैं और ये क्या आते हैं, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। और यहाँ पे हम यूरेसिल को भी रखते हैं, बट यूरेसिल जो आता है दैट इज फॉर द आरएनए, नॉट फॉर द डीएनए। ओके, चलिए अगर हम डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जहां पे दो, मैंने कहा कि ओवरऑल यहाँ पे कितने बेस पेयर्स रहेंगे, बेस पेयर्स मतलब जैसे कि एडेनिन के साथ में क्या था आपका, थायमिन था, गुआनिन के साथ में साइटोसिन था। तो यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 10 के आसपास यहाँ पे एक उसमें बेस पेयर्स होंगे, जिसमें एक के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, यानी कि अगर ए और टी है और यहाँ जी और सी है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो लगभग रहेगा 3.4 एंगस्ट्रॉम का रहेगा, ठीक है। और ओवरऑल जो पूरा एक कुंडलन होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और इसमें जो दूरी होती है इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम का इनके अंदर डिफरेंस होता है। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर है यहाँ पे, पेंटोज शुगर है, जिसके साथ में यहाँ पे ये कौन सा एसिड है बेटा, ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसके एक एंड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब बेटा इसी के साथ में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगी सेम ऐसे ही, तो इसके बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फॉस्फेट ग्रुप और जो आपका शुगर ग्रुप है उसके बीच में जो साथ में जो एक बॉन्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 5' एंड पे जुड़ा हुआ होगा, ऐसे ही यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, तो एक तरफ तो ये 5' एंड होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे 3' एंड होगा। ये इस शुगर का 5' एंड है और सेकेंड टाइम पे क्या होगा, इस तरफ क्या चलेगा, 3' एंड चलेगा। तो 3' एंड और 5' एंड, यानी कि एक तरफ क्या होगा 5' एंड और एक तरफ क्या होगा 3' एंड जो है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड जो है वो साथ में ज्वाइंटेड रहते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात, कि यहाँ पे ओवरऑल अगर ये चीज चल रही है तो इधर 5' एंड हुआ, ये भी 5' एंड हुआ, और ये जो होगा ये कौन सा होगा, ये 3' एंड होगा, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें कि यहाँ पे इधर की तरफ ये 3' एंड होगा, तो इसके साथ में दूसरा भी एक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होगी। ये तो मैंने एक स्ट्रैंड बनाया है, ऐसे ही दूसरा स्ट्रैंड होगा। तो इस तरफ अगर 5 होगा तो इस तरफ से कौन सा ग्रुप होगा, 3' एंड होगा। तो यहाँ पे दोनों डीएनए बेस पेयर्स जो हैं वो यहाँ पे जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो साथ साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल दिया था किसने दिया था, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और उन्होंने
अपनी जो किताब थी द एडर्थ डे ऑफ क्रिएशन, ठीक है, द 8th डे ऑफ क्रिएशन, आई एम सॉरी, जो उन्होंने बुक लिखी थी द 8th डे ऑफ क्रिएशन नाम की, और उसमें उन्होंने ये लिखा था कि यस गॉड इज हियर, गॉड है यहाँ पे, और उसका प्रूफ उन्होंने बताया था कि भाई हर किसी की बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये उन्होंने मॉडल दिया था, जिसके बारे में अगर हम बात करें कि वॉटसन एंड क्रिक को एक नोबेल प्राइज भी मिला था कंबाइंडली, ठीक है, और उन्हीं दिनों वहीं पे ही उन्होंने वो प्राइज शेयर किया था, जो आपके रोजलैंड फ्रैंकलिन है उनके साथ भी वो प्राइज जो है उन्होंने शेयर किया था, ठीक है। तो आई रिपीट, डीएनए की स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने पढ़ के भी आए हैं, दोबारा से बता दिया मैंने आपको कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, नाइट्रोजन बेस पेयर किससे बनी हुई होती है, नाइट्रोजन बेस पेयर से और शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है, और इनसे जुड़ी हुई, इनसे बनी हुई होती है। जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, पिरामिडिन ये क्रिएट होती, सॉरी ये आते हैं प्यूरिन के अंदर, और पिरामिडिन के अंदर क्या आता है, थायमिन और साइटोसिन आता है। अगर मैं यू भी यहाँ पे लिखती हूँ तो वो पिरामिडिन में ही आता है, बट यू किसके लिए काम में आता है, वो काम में आता है आरएनए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को बना के बताई है, तो पढ़ना इस चीज को, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। सो आपने इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद करती हूँ ले ही लिया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेटा डीएनए और डीएनए, दोबारा से बोल रही हूँ, याद रखना मैंने क्या कहा था आप लोगों से। अब इस चीज को जो मैं बताने वाली हूँ उस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझना कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है, ये एक स्ट्रैंड है, और इसी से ही ये एक स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए से डीएनए बनता है, समझना, डीएनए से डीएनए बनता है, और डीएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। आई रिपीट, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेप्लिकेशन नाम देते हैं। अब जो ये रेप्लिकेशन है, इसमें दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और हर एक स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। तो इसमें जो अगर मैं बात करूं कि ये जो होगा ये कौन सा होगा, ओल्ड, और एक जो होगा वो कौन सा होगा, न्यू। आई रिपीट, एक जो होगा वो कौन सा होगा, ओल्ड, और एक जो होगा वो क्या होगा, न्यू, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए हमेशा बनता है, क्यों बनेगा, क्यों बन रहा है डीएनए से डीएनए, क्योंकि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो वो कब बनता है, जब कोशिका विभाजित करती है। भाई एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी तो उसका केंद्र का भी विभाजन होगा ना, और अगर केंद्र का विभाजन होगा तो केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र में विभाजित करेंगे तो उसमें डीएनए की भी तो कॉपी बनेगी ना। तो यहाँ पे जो डीएनए की कॉपी बनती है, इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेप्लिकेशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रेप्लिकेशन नाम देते हैं। चलिए अगर मैं और आगे चलूं, ठीक है, मैंने आप लोगों को जीन के बारे में बताया था, याद है जब मेंडल पढ़ाया था, क्या होता है जीन, जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए विच कैरी एनी इंफॉर्मेशन। तो जो मैंने आपको डीएनए बताया, डीएनए के 2 भाग होते हैं, ठीक है, सॉरी बाद में बताऊंगी, पहले आपको अब ये समझना कि डीएनए से डीएनए बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात, ये जो डीएनए है, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी कोशिका के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, इसमें से एक काम ये भी है कि वो क्या बनाती है, प्रोटीन भी बनाती है, ठीक है। और प्रोटीन बनाने के लिए क्या जरूरी है, एमआरएनए जरूरी है। तो अब मेरी बात समझना, डीएनए से अगर एमआरएनए बने, एमआरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बने, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। सो अब मेरी बात ध्यान से समझो कि डीएनए जो है वो अल्टीमेटली क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ठीक है।
अब डीएनए क्या सारा का सारा डीएनए प्रोटीन बना लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। डीएनए को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। डीएनए को भी हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है एक्सॉन और एक होता है इंट्रॉन। एक्सॉन का मतलब क्या हुआ? ये वो भाग होता है जो कि प्रोटीन बनाता है, मतलब जो आगे जिसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई रिपीट, एक्सॉन क्या होते हैं? एक्सॉन वो होते हैं जो आगे जाके प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वो जीन्स हैं जो प्रोटीन बनाएंगे और जिनका ट्रांसलेशन हो पाएगा, ठीक है। यानी कि जो कोडिंग भाग है इसको हम बोलते हैं कोडिंग रीजन। जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा इसको हम क्या बोल रहे हैं? कोडिंग रीजन बोल रहे हैं। तो एक्सॉन प्रोटीन बना रहा है बेटा, और ये कोडिंग रीजन है, और इसीलिए इसको हमने क्या बोला? एक्सॉन बोला। दूसरा वाला पार्ट जो होता है ये कौन सा रीजन होता है? नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन का मतलब क्या हुआ? अब ये वाला भाग जो है ये किसी भी हालत में प्रोटीन नहीं बनाता है, लेकिन इंट्रॉन जो हुए हैं, ठीक है, ये कहाँ काम में आते हैं? ये काम में आते हैं कि अगर मुझे इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, उत्विकास के बारे में पढ़ना है, तो हम इंट्रॉन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सो आपको मेरा एक भावार्थ समझ में आया कि हमेशा, यानी कि जो डीएनए की सूचना है वो कहाँ जाती है? एमआरएनए में। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली डीएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। डीएनए के दो भाग होते हैं, एक होता है एक्सॉन और एक होता है इंट्रॉन। एक्सॉन वाला भाग जो होता है वो हमेशा क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और इंट्रॉन वाला भाग जो होता है ये क्या बनाता है? ये नॉन कोडिंग रीजन होता है जो प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। और जीन क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए। डीएनए का सबसे छोटा भाग जो क्या बना रहा है? आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा, कोई ना कोई सूचना होगी जिसके अंदर, उसी को हमने क्या कहा? जीन कहा। अब जीन के मैंने कहा कि दो भाग होते हैं, एक कोडिंग होता है और दूसरा नॉन कोडिंग भाग। एक एक्सॉन होगा और दूसरा कौन सा होगा? इंट्रॉन होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। जैसे कि अपन कंप्यूटर में क्लिक करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, सेम एज इट इज डीएनए को कॉपी करते हैं, एमआरएनए बना, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ऐसे ही इस एमआरएनए के ऊपर एक प्रोटीन्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स आते रहते हैं, और क्या बनाता है? वो प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये एक बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में मैंने आज आपको जानकारी बताई है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट मी। ओके, थैंक यू सो मच।